हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। सो इन द लास्ट क्लास बेटा जी हमने बातें की थी अबाउट द सेल वॉल। आपने कहा था सेल वॉल जो होती है इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, और पेप्टाइडोग्लाइकेन में दो बातें होती है, ग्लाइकेन होता है, एक पेप्टाइड होता है। पेप्टाइड जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, वहाँ पे कुछ अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है। सेल वॉल के भी यहाँ पे दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ये बातें आपने की थी। ग्राम पॉजिटिव की एक्चुअली यूनिलेयर सेल वॉल होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव की बाइलेयर सेल वॉल होती है। एंड लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है ग्राम नेगेटिव में, और ग्राम पॉजिटिव में लिपिड कंटेंट कम होता है। और आपने कहा था नाम जो रखा है ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, इसका सिर्फ एक लॉजिक है कि ग्राम नेगेटिव वो हैं जो ग्राम स्टेन को रिटेन नहीं कर पाते, ग्राम पॉजिटिव वो हैं those maintain the or those retain the gram stain after the de-staining। de-stain करने के बाद भी उनके अंदर वो ग्राम स्टेन रह जाता है, they are known as gram positive bacteria। एंड आपने कहा था बिकॉज जब हम de-staining करते हैं तो यूज द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दैट इज एसीटोन, इथेनॉल, एंड लिपिड इज सोलुबल इन दिस सॉल्वेंट। सो इफ द लिपिड कंटेंट इज मोर, अगर लिपिड कंटेंट ज्यादा होगा तो क्या होगा, इट गेट इजिली वॉश आउट, इट गेट इजिली डिजोल्व विद इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और अगर वो डिजोल्व हो जाएगा तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ पोर विद इन द सेल वॉल। और सेल वॉल में अगर पोर बन जाएंगे क्योंकि लिपिड तो चला गया, तो उन पोर से बेटा जी इजिली वॉश आउट हो जाएगा ग्राम का स्टेन। बट ग्राम पॉजिटिव में अब आपने कहा कि सर लिपिड कंटेंट है ही नहीं या बहुत ही कम है, तो कुछ सोलुबल चीज है ही नहीं। इफ समथिंग इज नॉट गोइंग टू डिजोल्व इन द सॉल्वेंट तो सेल वॉल इंटैक्ट फॉर्म में रहेगी, वैसे मेंटेन रहेगी, और वो मेंटेन रहेगी तो वो केमिकल बाहर निकल नहीं पाएगा। दैट्स व्हाई इट रिटेन द स्टेन। तो हमने कहा वो ग्राम पॉजिटिव वो रिटेन नहीं कर पाता तो ग्राम नेगेटिव। ये बातें हमने कर ली थी जस्ट फॉर द सेक ऑफ द रिवीजन, हमने बातें की। तो आपने कुछ डायग्राम ऐसा बनाया था, डायग्राम को समझते हैं। बैक्टीरिया की सेल को समझने के लिए हमने बातें की थी, इस तरह से बैक्टीरिया की सेल आई होप आपको याद होगा वर्ड में यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, सेल इनवलॉप। और आपने कहा था सेल इनवलॉप जो होता है उसमें 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। आपने कहा था ये सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसका नाम होता है ग्लाइकोकैलिक्स, जिसकी बातें हम खत्म कर चुके हैं। जो 2 फॉर्म में था, या तो था बेटा जी वो स्लाइम लेयर की फॉर्म में, या बेटा था वो यहाँ पे कैप्सूल की फॉर्म। हम ये दोनों बातें आपको समझा चुके हैं। फिर आपने कहा था बेटा ये जो बीच में लेयर आती है, इस लेयर का नाम था बेटा यहाँ पे सेल वॉल। एंड सेल वॉल के बेसिस पे, सेल वॉल कैसी है उसके बेसिस पे बेटा जी यहाँ पे 2 तरह के आपने बैक्टीरिया पढ़े हैं। एक बैक्टीरिया का आपने नाम रखा है बेटा जी ग्राम पॉजिटिव, और एक बैक्टीरिया का नाम रखा है बेटा जी ग्राम नेगेटिव। एंड दीज बोथ डिफर इन द सेल वॉल। कैसे डिफर करते हैं समझा चुका हूं बेटा जी आपको यहाँ पे। अब आता है थर्ड वर्ड बेटा जी, और अभी जो इनरमोस्ट लेयर हम पढ़ते हैं उसका नाम है बेटा जी यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, जो हम भी पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। बट उससे पहले एक और बात को समझते हैं। क्या बात समझते हैं यहाँ पे, अगर आपके सब्जेक्टिव पेपर में आ जाए, सब्जेक्टिव पेपर होगा जब उसमें आ जाए व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल, सेल वॉल के फंक्शन क्या है, अगर कोई आपसे पूछे सेल वॉल क्या काम करते तो क्या कहोगे सेल वॉल के फंक्शन। पहला बेटा जी इट इज ए प्रोटेक्टिव लेयर, भाई सेल वॉल आपने कहा था सर एक टफ रिजिड कवरिंग है। अब अगर वो टफ रिजिड है तो मतलब वो प्रोटेक्टिव इन द नेचर है, सिंपल सी बात है बेटा जी। मैं कहूंगा बेटा जी इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, उसे वो मैकेनिकली स्ट्रेंथ देने का काम करेगा यहाँ पे। चलिएगा थर्ड वर्ड आता है बेटा जी यहाँ पे इट मेंटेन shape of bacteria। अब बेटा वो टफ है और रिजिड है, टफ और रिजिड तो मतलब जो शेप है
वो बेसिलस शेप का है, कोकस शेप का, व्हाट एवर द शेप इज, वो शेप को मेंटेन करने में हेल्प कौन करता है? सेल वॉल करता है। अब मैं फोर्थ पॉइंट पे आऊंगा बेटा जी, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम ब्रस्टिंग, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम ब्रस्टिंग when placed in hypotonic solution। अब इस वर्ड को समझो जरा यार, मैंने वर्ड बोला बेटा जी हाइपोटोनिक, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत ही कम है। हाइपो का मतलब क्या होता है? लेस। मैंने कहा एनी सॉल्यूशन विच कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब अगर सोल्यूट उसमें कम है तो डेफिनेटली सॉल्वेंट तो वहां पे ज्यादा है ना। तो आप एक बात बोलते हैं, वाटर का मूवमेंट होता है हमेशा बेटा जी फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू द लो कंसेंट्रेशन। मैंने कहा वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू द लो कंसेंट्रेशन। और मैं ये कह सकता हूं हमेशा वाटर का फ्लो होता है हाइपोटोनिक टू हाइपोटोनिक। समझ के देखो, ये नाम रखे गए ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ये नाम रखे गए ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट कि सोल्यूट कितना है। सोल्यूट कम है तो नाम क्या है? हाइपोटोनिक। सोल्यूट ज्यादा है तो नाम क्या है? हाइपोटोनिक। अरे भाई सोल्यूट यहाँ कम है तो सोलवेंट क्या है? वाटर है तो वाटर ज्यादा है। यहाँ सोल्यूट ज्यादा है तो सोलवेंट क्या है? कम है। तो वाटर मूव कैसे करता है? हाइपोटोनिक टू हाइपोटोनिक करता है। जरा सोचिएगा, मैंने इस बैक्टीरिया की सेल को उठा के रख दिया एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो पानी के अंदर क्या होगी बेटा जी? एंट्री होगी। और पानी अगर अंदर एंटर करेगा, वाटर अगर अंदर एंटर करेगा तो सेल क्या करेगी? अपने आप को स्वेल अप करेगी। अब सेल अगर स्वेल अप करेगी तो सेल ब्रस्ट हो सकती है, फट सकती है। अगर अंदर वाटर की एंट्री होगी तो सेल अगर स्वेल अप होगी तो भैया जी सेल अगर स्वेल अप होगी तो सेल क्या हो सकती है? ब्रस्ट हो सकती है। बट सेल के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। कौन सी बेटा जी? सेल वॉल है जो रिजिड है, जो डेड स्ट्रक्चर है, जो बेटा जी टफ कवरिंग है। तो मैं कहूंगा अब ये कितना स्वेल अप होगा? जब तक कि सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल पास ना पहुंचे किसके? यहाँ पे सेल वॉल के। उसके बाद तो सेल वॉल तो टफ है ना, वो तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रही है उसे, तो वो प्रोटेक्ट करेगी किससे बेटा जी? उसे यहाँ पे ब्रस्टिंग से। वो उसे ब्रस्ट होने से क्या करेगी? यहाँ पे बचाने का काम करेगी। बिकॉज ये तो डेड है, ये तो रिजिड है, ये तो प्रोटेक्टिव कवरिंग है बेटा जी यहाँ पे। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने कहा बेटा जी it protect from bursting when placed in a hypotonic solution as water get enter within the bacterial cell। जब water की एंट्री होगी उस टाइम पे उसे बचाने का काम करेगी। ओके, ये सब बातें हो गई। अब एक नाम समझना अच्छे से, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। एल्फॉर्म बैक्टीरिया। एल्फॉर्म बैक्टीरिया क्या होते हैं? तो ये एक लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने वाले बैक्टीरिया हैं, बट क्या प्रिपेयर होते हैं उनको जरा सोचिएगा। मैं अगर इस बैक्टीरिया की सेल वॉल को बेटा जी ट्रीट कर दूं लाइसोजाइम से, अगर मैं एक बैक्टीरिया को ट्रीट कर देता हूं लाइसोजाइम से, ये लाइसोजाइम एक एंजाइम का नाम है बेटा जी यहाँ पे, एंड दिस एंजाइम कैन ब्रेक द सेल वॉल। ये जो एंजाइम है ये ब्रेक कर देता है किसको बेटा? सेल वॉल को। तो आप सोचिएगा, मैं कहूंगा भैया इस बैक्टीरिया के बाहर अगर सेल वॉल आपने तोड़ दी तो एक ऐसा बैक्टीरिया दैट इज विदाउट सेल वॉल, बैक्टीरिया सेल का फीचर है कि उसके बाहर सेल वॉल होती है, बट अगर हम लाइसोजाइम से ट्रीट करके उसकी सेल वॉल को डिग्रेड कर दे तो कोई ऐसी बैक्टीरियल सेल दैट इज विदाउट सेल वॉल है, ऐसी फॉर्म क्या कहलाएगी? यहाँ पे एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। तो मैं कहूंगा बेटा जी अगर सेल वॉल टूट गई तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया बन जाएगा उस बैक्टीरिया का नाम क्या होगा बेटा जी? आपके यहाँ पे एल फॉर्म बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया विदाउट सेल। लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया हुआ बैक्टीरिया बेटा जी यहाँ पे बैक्टीरियल सेल के बाद हमेशा सेल वॉल होते हैं। सेल वॉल जो होती है बेटा वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, बट हमने इस ग्लाइकेन की कवरिंग को तोड़ दिया बाय द यूज ऑफ द लाइसोजाइम एंजाइम। और हमने लाइसोजाइम एंजाइम का यूज करके हमने इसको तोड़ दिया। लिख देता हूं बेटा जी लाइसोजाइम एंजाइम। हमने इस एंजाइम का यूज करके सेल वॉल को डिग्रेड करके सेल वॉल को तोड़ दिया। तो मैं कहूंगा अब जो बैक्टीरिया बना विदाउट सेल वॉल वाला वो बैक्टीरिया कहलाएगा बेटा जी एल फॉर्म बैक्टीरिया। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए
अब हम बेटा जी यहाँ पे थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं और टॉपिक का नाम है बेटा जी यहाँ पे सेल मेमोरी। टॉपिक का नाम क्या है बेटा यहाँ पे सेल मेमोरी। शुरू करें उससे पहले एक और बात करते हैं। यहाँ पे सेल कोर और सेल मेमोरी के बीच में देखो एक स्पेस बैठी हुई है। इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। The space present between cell wall and cell membrane. The space present between cell wall and cell membrane के बीच में जो स्पेस है, इसकी बात करो बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल, इनके बीच में जो स्पेस है, this space is known as periplasmic space. And periplasmic space is equivalent or analogous to lysosome of eukaryotic cell as it contain hydrolytic enzyme। समझो जरा पॉइंट। अगर आपको ध्यान हो तो आपने 10th क्लास में वर्ड पढ़ा है बेटा जी एनालॉगस ऑर्गन। इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा है बेटा जी आप लोगों ने। आपने दो तरह के ऑर्गन पढ़े, होमोलोगस और एनालॉगस। ए पेयर ऑफ ऑर्गन और ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट आर सिमिलर इन बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन। जिनका अंदर से स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन अलग अलग है, ऐसे कहलाते हैं होमोलोगस ऑर्गन। आपने पढ़ा होगा बर्ड्स के विंग्स और हमारे हाथ दिखने में अलग अलग है, दोनों का फंक्शन भी अलग अलग है बट बेसिक स्ट्रक्चर एक है। मैं कहूंगा ऐसे ऑर्गन कहलाते हैं होमोलोगस। मैंने बेटा यहाँ वर्ड लिखा है एनालॉगस, तो आपने ये पढ़ा है ऑर्गन दैट आर डिफरेंट इन बेसिक स्ट्रक्चर, जो अंदर से स्ट्रक्चर में डिफरेंट है बट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। आपने कहा विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई एंड द विंग्स ऑफ द बर्ड दिखने में एक जैसे हैं, दोनों उड़ने में हेल्प करते हैं यहाँ पे आपके, बट स्ट्रक्चर कैसा उनका अलग अलग है। तो मैं यहाँ फंक्शन और स्ट्रक्चर वर्ड पे आ रहा हूँ बेटा, जब उसको जरा समझिएगा। आप ये कहते हो सर यूकैरियोटिक सेल में एक हमने 9th क्लास में पढ़े सुसाइडल बैग होता है। सुसाइडल बैग के अंदर सर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। मैंने वर्ड बोला हाइड्रोलिटिक, जो पानी के प्रेजेंट चीजों को तोड़ने वाले एंजाइम वो प्रेजेंट होते हैं। मैंने लिखा बेटा जी यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो चीजों का ब्रेकडाउन कोज करते हैं। ऐसे बैठे होते हैं लाइसोसोम में। अब लाइसोसोम तो आपके इसके अंदर होगा नहीं, बैक्टीरिया सेल में क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने कहा है सर प्रोकैरियोटिक सेल में सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स क्या है बेटा जी आपके एब्सेंट है। एंड इफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है तो लाइसोसोम भी तो क्या है, एब्सेंट। बिल्कुल, तो मैं कहूंगा यहाँ पे लाइसोसोम तो नहीं है बट सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है बेटा जी वो स्पेस में आके इकट्ठा हो गए, स्पेस में आके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आके इकट्ठा हो गए। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा बेटा जी यहाँ पे, मैं कहूंगा यहाँ पे कोई चीज आई थी उसका ब्रेकडाउन कोज करेंगे बेटा जी यहाँ पे। तो मैं कहूंगा ये वाली जो जगह है ये फंक्शन में बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि क्या होता है आपका लाइसोसोम होता है। तो मैंने वर्ड बोला बेटा जी यहाँ पे इट इज एनालॉगस टू द लाइसोसोम as it contain hydrolytic enzyme। ये लाइसोसोम नहीं है बट इट बिहेव लाइक ए लाइसोसोम। तो मैंने कहा ये उसका एनालॉगस है, ये सिमिलर इन द फंक्शन है। मैंने बोला सिमिलर इन द फंक्शन, ये बिल्कुल लाइसोसोम के जैसा बिहेव करता है बिकॉज इसके पास क्या बैठे हैं बेटा जी यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। as it contain hydrolytic enzymes it is behave like a it behave like a lysosome, so it is known as analogous to the lysosome। getting my point? चलिएगा ये बातें हो गई। अब बेटा अब हम वर्ड शुरू करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? आपने 9th क्लास में वर्ड पढ़ा होगा बेटा जी सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इट इज सी ऑफ लिपिड इन विच प्रोटीन्स आइसबर्ग आर एम्बेडेड। ये लाइन पढ़ी होगी 9th क्लास की, बेसिक सी लाइन बोल रहा हूं। इट्स ए सी ऑफ लिपिड इन विच प्रोटीन्स आइसबर्ग आर एम्बेडेड। पढ़ी है ना बेटा बेसिक सी लाइन, उसी लाइन को बोल रहा हूं बेटा जी यहाँ पे। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। नाम को तोड़ दो बेटा जी, लिपो दैट इज लिपिड प्लस में
कोई आपसे पूछे सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, आप कहोगे सर लिपिड और प्रोटीन की, बट ऐसा नहीं है कि इसमें पॉलीसेकेराइड नहीं है, शुगर नहीं है, बट अबेंडेंट अमाउंट अगर किसी चीज का है तो किसका है बेटा, लिपिड और प्रोटीन का है। बहुत ही कम अमाउंट होता है बेटा जी यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट का, तो हम कहते हैं मेनली इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। मैंने कहा मेनली इट इज मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन बिकॉज द हाई कंटेंट इज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन विद इन द सेल मेम्ब्रेन। मैंने बोला इट इज मेड ऑफ लिपोप्रोटीन, क्यों बोला वर्ड समझ में आ गया आपको। अब आप बात करते हैं लिपिड यहाँ क्या है, तो मैं कहूंगा द मोस्ट अबेंडेंट लिपिड जो यहाँ बैठा हुआ है वो है बेटा जी फॉस्फोलिपिड। द मोस्ट अबेंडेंट लिपिड जो यहाँ पे बेटा जी, मोस्ट अबेंडेंट लिपिड का जो टाइप यहाँ पे वो है फॉस्फोलिपिड। और अच्छा नाम समझते हैं बेटा जी, लिपिड जो होता है ये दो चीज से मिलकर बनता है बेटा जी, एक यहाँ पे होता है ग्लिसरॉल, एक यहाँ पे होता है बेटा जी चेन ऑफ फैटी एसिड। ये दोनों चीजें जो जुड़ती हैं तो क्या बनता है बेटा जी, यहाँ पे लिपिड बनता है। इस लिपिड के साथ आपने फॉस्फेट ग्रुप को और जोड़ दिया तो ये क्या बन गया बेटा जी, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बन गया। पॉइंट को समझो बेटा जी, मैंने क्या समझाया। लिपिड जो होता है ये दो चीज से मिलकर बनता है, ग्लिसरॉल से और फैटी एसिड से। ये जो दोनों चीजें आपस में जुड़ती है तो क्या बनता है, लिपिड बनता है। लिपिड में अगर आपने फॉस्फेट को जोड़ दिया तो क्या बन गया, फॉस्फोलिपिड। तो मैंने कहा मोस्ट अबेंडेंट लिपिड का जो टाइप यहां बैठा है, या द टाइप ऑफ लिपिड प्रेजेंट विद इन द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज फॉस्फोलिपिड। कई बुक्स ये भी लिखती है फॉस्फोग्लिसराइड। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप यही को बोलते हैं फॉस्फोग्लिसराइड, या हम इसको बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे फॉस्फोलिपिड। तो इट इज द मोस्ट अबेंडेंट लिपिड प्रेजेंट विद इन द सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब और अच्छी बात को समझते हैं। आपने कहा था लिपिड, यहाँ पे सी ऑफ लिपिड है सेल मेम्ब्रेन में जिसमें प्रोटीन दसा हुआ था, वो सी ऑफ लिपिड को समझते हैं। तो मैं कहूंगा बेटा जी लिपिड फॉर्म बाइलेयर स्ट्रक्चर, लिपिड फॉर्म बाइलेयर स्ट्रक्चर। लिपिड का क्या स्ट्रक्चर है बेटा जी, बाइलेयर, दो लेयर बनाएगा बेटा जी। जरा देखिएगा वर्ड को, आपने कहा सर ये सेल मेम्ब्रेन है, तो जरा वर्ड को समझो, ये है बेटा जी ग्लिसरॉल और ये है बेटा फैटी एसिड। हमने कहा जो गोल गोल बनाया बेटा जी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ग्लिसरॉल को, और ये बेटा जो डॉट है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, फैटी एसिड को। मैं कहूंगा इसी ग्लिसरॉल में यहां साथ में बैठा होता है बेटा जी फॉस्फेट। अब इस तरह से समझिएगा बात को, ठीक है। तो कैसा होता है स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को समझिएगा। आपने पढ़ा है 9th क्लास में, दोबारा बातें कर लेते हैं। समझो बेटा जी, ये सब चीजें आप लोगों ने 9th क्लास के सेल वाले चैप्टर में पढ़ी है। मैं आपको बता दूं बेटा जी, हम पढ़ रहे हैं फिलहाल मोनेरा किंगडम, मतलब हमारा चैप्टर डील कर रहा है अबाउट द क्लासिफिकेशन, हम मोनेरा किंगडम को पढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ, क्योंकि काफी बच्चों के दिमाग में आ जाता है सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ बताओ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, बट इट्स नॉट अबाउट आवर सिलेबस, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। क्यों नहीं है बेटा जी यहाँ पे, बिकॉज हमारे पास 3rd यूनिट आएगी बेटा सेल के बारे में, तो वहां हम इसके बारे में डिटेल में बातें करेंगे सेल के बारे में, वहां पूरे एक एक सेल की चीजें बातें करेंगे। तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये फॉस्फोलिपिड कैसे बना, कैसे कैसे होते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में ना जाके, बट फिर भी आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन ना आए, मैं चीजें थोड़ी सी कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट याद रखना कंफ्यूज आपको नहीं होना है, आपको चीजें ये समझनी है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे विद इन द सेल चैप्टर। आपको चैप्टर पढ़ना है बेटा सेल
बट अब हमारे सीबीएसई ने जो पहला चैप्टर लगाया वो तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है मेरे भाई। अब तो हमें सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन के बारे में अगर पढ़ना तो हमें पहले तो मोनेरा किंगडम पढ़ना पड़ेगा, हमारे सिलेबस में यही है पहले। वैसे अकॉर्डिंग टू द सिस्टमेटिक की अगर बात करें सबसे पहले हमें सेल को पढ़ना चाहिए था, ताकि जब हम सेल को समझ जाते हैं तो ये हर चीज़ हमारे लिए समझना क्या होता है आसान हो जाता है। बट फिर भी कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड नहीं है, आपको ध्यान रखना है बार बार वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द मोनेरा किंगडम। तो हमें ये बात समझनी है कि मोनेरा किंगडम में सेल इनवलॉप जो होती है वो 3 चीज से बनी होती है। बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होता है, फिर सेल वॉल होता है, फिर सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है, मतलब लिपिड की और प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें लिपिड जो होता है वो बाइलेयर बनाता है और मोस्ट अबंडेंट लिपिड जो होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड, या हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे यहाँ पे फॉस्फोग्लिसराइड, और यहाँ पे होता है प्रोटीन। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कैसे कैसे चीजें उनको समझ लीजिएगा। आपने कैसे ये जो है ये स्ट्रक्चर बन गया बेटा जी यहाँ पे लिपिड का बाइलेयर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो प्रोटीन है बेटा जी ये 2 प्रकार से होता है, या तो होता है एक्सटेंसिक प्रोटीन या फिर होता है इंटीग्रल प्रोटीन। ये प्रोटीन 2 प्रकार से होता है, या तो एक्सटेंसिक है या फिर क्या इंटीग्रल है। चलो वर्ड को समझिएगा बेटा जी। ये जो प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन के बाहर बैठा हुआ है, ये मेम्ब्रेन के अंदर से मैं बोल रहा हूं ये भैया जी आउटर साइड है, ये बेटा जी इनर साइड। तो आपको समझना चाहिए कि सर प्रोटीन तो बैठा हुआ है बट ये हमेशा मेम्ब्रेन के बाहर होता है, या तो इस साइड में बाहर है या फिर इस साइड में बाहर। तो मैं कहूंगा ये जो मैंने इंडिकेट किया ये क्या है बेटा जी यहाँ पे आपका एक्सटेंसिव प्रोटीन है। ये भी क्या है बेटा जी यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रोटीन है। बट ये जो आर पार दसा हुआ है बेटा जी ये क्या है यहाँ पे आपका इट इज ए इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, ये जो मैंने रेड कलर से दिखाई ये क्या है बेटा जी यहाँ पे लिपिड का बाइलेयर स्ट्रक्चर है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले बाई चांस लिपिड का बाइलेयर स्ट्रक्चर क्यों होता है, लिपिड का बाइलेयर स्ट्रक्चर क्यों होता है, तो बता देना बेटा जी यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे इसकी सोलबिलिटी की बात करूं तो मैं कहूंगा ये जो होता है हेड का पार्ट, ये हेड पार्ट होता है बेटा जी हाइड्रोफिलिक, और ये जो बेटा जी है यहाँ पे टेल, ये टेल होती है बेटा जी यहाँ पे हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर हीटिंग। आपने वर्ड सुने होंगे वाटर लविंग, वाटर हीटिंग, नहीं सुने तो सुन लो बेटा जी। जो इसका हेड का पार्ट जो है वो होता है हाइड्रोफिलिक, और ये जो टेल का पार्ट जो 2 डंडे मैंने लगाए ये क्या बेटा जी यहाँ पे हाइड्रोफोबिक, मतलब ये वाटर हीटिंग है, ये पानी से दूर भागता है। अब जरा सोच के देखो बेटा जी स्ट्रक्चर के बारे में। अगर सर ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है और अगर ये यूनिलेयर है, मतलब ये बाहर हेड का पार्ट है, ये अंदर आपका टेल का पार्ट है, इस तरह से, तो भाई साइटोप्लाज्म के अंदर तो वाटर भरा हुआ होगा, साइटोप्लाज्म में तो वाटर होगा। अगर सेल के साइटोप्लाज्म में वाटर होगा तो क्या होगा बेटा जी यहाँ पे ये वाले तो बेटा जी माइसिल्स फॉर्मेशन कर लेंगे बेटा जी यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर तो पानी से दूर बने भागेगा, तो पूरी सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी बच्चा यहाँ तो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मैंने कहा बेटा जी अब सोचिएगा इस हाइड्रोफोबिक पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर नीचे लग गई, तो जरा क्या हो रहा है बेटा जी यहाँ जो पार्ट है वो फिर दोबारा से कौन सा हो गया बेटा जी हेड का पार्ट है, और ये क्या है टेल पार्ट है। तो अगर सोचो अगर सेल मेम्ब्रेन ऐसे बन गई तो दोनों साइड में क्या आ गया बेटा जी हेड का पार्ट आ गया। हेड का पार्ट जो वो कैसे है हाइड्रोफिलिक, मतलब ये वाटर लविंग है, और अगर वाटर लविंग है तो इसका क्या मतलब बेटा जी यहाँ पे सेल के अंदर अगर पानी होगा सेल के बाहर अगर पानी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पे, क्योंकि दोनों साइड में कौन सा पार्ट है बेटा जी हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो कोई पूछे आपसे व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज बाइलेयर, व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज बाइलेयर, तो बोल देना जस्ट टू प्रोटेक्ट द हाइड्रोफोबिक साइड चेन, जस्ट टू प्रोटेक्ट द हाइड्रोफोबिक साइड चेन। यहाँ लिख देता बेटा जी यहाँ पे it is bilayer because to protect hydrophobic side chain। ये जो बेटा जी आपकी जो चेन है ये टेल है, मैं कहता हूं हाइड्रोफोबिक टेल, ये लिख लो बढ़िया पे अच्छा रहेगा। जो हाइड्रोफोबिक टेल है उसको बचाने के लिए वो क्या हो रही है बेटा जी यहाँ पे बाई लेयर होती है। ठीक बात है यहाँ पे
इस तरह से स्ट्रक्चर होता है लिपिड का बेटा जी आपका, और उसमें प्रोटीन धसा हुआ होता है, मैं कहूंगा इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है बेटा सेल मेम्ब्रेन का। तो आपको मैंने क्या क्या बातें बताई बेटा जी, यहाँ पे सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वो क्या है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। आपने कहा जो सेल मेम्ब्रेन होती है मेनली बनी होती है लिपो प्रोटीन की, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड जो यहाँ पे होता है बेटा बाइलेयर होता है, और बाइलेयर होने का रीजन क्या है यहाँ पे, जस्ट टू प्रोटेक्ट द हाइड्रोफोबिक टेल को बचाने के लिए लिपिड बाइलेयर होता है। उस लिपिड के अंदर प्रोटीन धसा हुआ है। प्रोटीन दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो एक्सटेंसिव मतलब मेम्ब्रेन के बाहर है, या तो इस साइड में बाहर है या फिर इस साइड में बाहर है बेटा, या फिर वो इसके अंदर एम्बेडेड है, धसा हुआ है बेटा। तो मैं कहूंगा वो क्या है यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है किसका बेटा जी आपके यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का। आपने ये भी जान लिया ये दोनों हेड पार्ट जो है वो कैसे है बेटा जी यहाँ पे हाइड्रोफिलिक है, और जो टेल पार्ट है वो क्या हाइड्रोफोबिक है। ज्यादा डिटेल में मत जाओ बेटा जी, यहाँ पे आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ मोनेरा किंगडम के ऊपर बातें करनी, ना कि हमें यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, उसके लिए जो स्पेसिफिक बातें हैं वो करनी है पे। आपको बता दें ये सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि दुनिया में हर ऑर्गेनिज्म के होती है, मतलब कि चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो मोनेरा हो, चाहे वो बेटा जी आपका प्रोटिस्टा हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म, उस सब की सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है बेटा जी, इक्विवेलेंट होती है। अगर कहीं डिफरेंस आएगा तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ आपके डिफरेंस आए, बट मोनेरा के सेल वॉल बिल्कुल इक्विवेलेंट टू द यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है, बिल्कुल इक्विवेलेंट है। किसके बेटा जी यहाँ पे, यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल कैसे बेटा जी यहाँ पे इक्विवेलेंट। ठीक है, अब कोई पूछे आपसे सर सेल मेम्ब्रेन है कैसे, तो मैं कहूँगा सेल मेम्ब्रेन जो होती है इट इज selectively and semi permeable। अब इस वर्ड को जरा समझो यहाँ पे। आप ये कहते हैं सॉल्यूशन जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो ये वाटर के मूवमेंट को अलाउ करते हैं बिकॉज सेल मेम्ब्रेन में पोरिंस होते हैं जो वाटर को आने के लिए अलाउ करते हैं। तो मैं कहूंगा इट अलाउ द पासेज ऑफ द वाटर, इट अलाउ द पासेज ऑफ द वाटर, बट इट कैरिड आउट द सिलेक्शंस ऑफ द सोल्यूट। कौन चीज अंदर जाएगी कौन चीज अंदर नहीं जाएगी वो सिलेक्ट करेगी। ऐसा नहीं है कोई भी अंदर आ जाएगा कोई भी बाहर चला जाएगा, नहीं मेरे भाई, वो चीजों के लिए यहाँ चेक पॉइंट बनाएगी कौन अंदर आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। ये मेम्ब्रेन जो होती है हमेशा नेचर में कैसी होती है, सिलेक्टिवली इन नेचर। वो वाटर को अलाउ कर सकती है, इसलिए हमने बोला वो सेमी परमिएबल है। वो वाटर को अलाउ करती है, वो सॉल्वेंट को अलाउ करती है, तो क्या है बेटा सेमी परमिएबल है, बट साथ में याद रखना वो सिलेक्टिव है। कौन साइटोप्लाज्म के अंदर आ रहा है, मतलब सोचो यहाँ पे कौन साइटोप्लाज्म के अंदर आ रहा है और कौन साइटोप्लाज्म के बाहर जा रहा है, इसको सिलेक्ट करने का सारा काम किसका होता है बेटा, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का होता है। मैंने कहा इट रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, it regulate the exchange of material across the cell, it regulate the exchange of molecule, it regulate the exchange of molecule, transport of molecule across the cell। इस सेल के अक्रॉस क्या चीज ट्रांसपोर्ट होगी, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, उस हर चीज को रेगुलेट करने के अगर किसी के पास टेंडेंसी है तो बच्चा किसके पास है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की, बिकॉज़ इट इज सिलेक्टिवली इन द नेचर। नेचर में कैसी बेटा सिलेक्टिवली है, इसलिए मैं कहूंगा ये ऐसा काम करती है यहाँ पे। ठीक बात है बेटा, आगे समझिएगा वर्ड को। आप प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ोगे यहाँ पे कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है बेटा जी ये फर्दर इन्वेजिनेशन शो करते हुए अंदर के साइड इन्वेजिनेट होके कुछ स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनेंगे वो बातें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, पर एक बात को समझना, इसकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है बेटा जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और वो कुछ फंक्शन परफॉर्म करती है, लाइक द रेस्पिरेशन, मतलब फूड का जो ब्रेकडाउन होता है बैक्टीरिया के सेल में वो भी कहाँ होता है बेटा, सेल मेम्ब्रेन पे होता है। लिपिड का सिंथेसिस अगर करना हो तो वो भी कहां पे होता है बेटा, सेल मेम्ब्रेन पे होता है। एंड इवन इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल को बनाने में भी क्या करवाती है बेटा जी, हेल्प करवाते हैं। तो मैंने एक वर्ड बोला बेटा जी, इसके कोई पूछ ले आपसे व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन दैट परफॉर्म बाय द सेल मेम्ब्रेन, तो आप ये कह सकते हो बेटा जी यहां पे इसका फंक्शन के तौर पे इट रेगुलेट transport of material across the cell, सेल के अक्रॉस क्या जाएगा क्या आएगा उसे टोटली रेगुलेट करने की टेंडेंसी किसके पास है, सेल मेम्ब्रेन की, बिकॉज इट इज सिलेक्टिवली इन द नेचर। आप अगला वर्ड बोल सकते हो बेटा जी यहाँ पे, इट हेल्प इन
respiration, lipid synthesis and cell wall formation। अब आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा सर कि ये काम कैसे करते हैं, तो ये बातें मैं बताऊंगा बेटा जी जब हम बातें करेंगे यहाँ पे कि यही सेल मेम्ब्रेन अंदर के सेल में इन्वेजिनेट होके कुछ स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर बनाती है। वो क्या क्या स्ट्रक्चर बनते हैं उनकी बातें हम जब करेंगे यहाँ पे तो समझ में आएगा ये वर्ड कि वो क्या करने वाली है। बट आपको याद कर रखना है बेटा जी यहाँ पे ये सिलेक्टिवली परमिएबल, ये रेगुलेट करती चीजों को बेटा जी यहाँ पे आपका, और क्या अंदर आएगा क्या बाहर जाएगा सब सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करेगी। ये मेरे लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट बहुत ज्यादा यहाँ पे कम होता है। इट्स ऑल अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए अब जरा हम इन्वेजिनेशंस की बात कर लेते हैं, क्या क्या होता है जरा वर्ड को समझो। मैं यहाँ एक हेडिंग डालता हूं बेटा जी यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन, मतलब कुछ इमेजिनेट होके कुछ स्ट्रक्चर बनेंगे, क्या क्या बनेंगे उनको जरा समझना। सबसे पहले बेटा जी मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा हूँ बेटा जी, देखो बेटा पहला स्ट्रक्चर हम पढ़ाने वाले हैं बेटा जी वो है यहाँ पे मीजोसोम। तो पहला पॉइंट समझिए मीजोसोम के बारे में। क्या है मीजोसोम? बेटा कोई पूछे आपसे क्या है मीजोसोम तो क्या कहोगे? मीजोसोम्स आर द इन्वेजिनेशन, मीजोसोम्स आर द इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इनसाइड द साइटोप्लाज्म। मैंने कहा mesosomes are nothing, these are the invaginations or folding, अच्छा वर्ड बोलते हैं यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन इज द फोल्डिंग, नहीं मैं बोलूंगा mesosomes are the folding of cell membrane inside the cytoplasm। वो फोल्ड हो रही है और फोल्ड होकर वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना रही है, बट कहाँ बना रही है? साइटोप्लाज्म के साइड में बना रही है। तो मैंने कहा mesosomes are the इनफोल्डिंग, और मैं कहूंगा फोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ये है मेरा mesosomes। आप कहोगे सर ये किस किस फॉर्म में है? तो मैं कहूंगी मेनली इनफोल्ड होती है तीन डिफरेंट फॉर्म में। तीन डिफरेंट फॉर्म में, या तो फोल्ड होके बनाएंगे बेटा जी यहाँ पे वेसिकल, दिखाई दे रहा होगा बेटा जी यहाँ पे, अगर ऐसा स्वेलन हिस्सा बन जाए तो मैं कहूंगा ये है बेटा जी यहाँ पे वेसिकल। ऐसे वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनाए तो मैं कहूंगा बेटा जी ये है ट्यूब्यूल, और अगर वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए बेटा जी तो ये कहलाएगा लैमेली। तो मैंने कहा बेटा जी it get infold in the form of vesicle, in the form of tubule, in the form of lamellae। वो इनफोल्ड होके बनाती है मीजोसोम, बट किस तरह से इनफोल्ड होती है वो तीन तरीके से बना सकते हैं बेटा जी, या तो वो वेसिकल बना सकते हैं, या फिर वो ट्यूब्यूल बना सकते हैं, या फिर वो यहाँ पे लेमेली बना सकती है। तीन तरह की इनफोल्डिंग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगले वर्ड पे आते हैं बेटा जी। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, वो फंक्शन क्या परफॉर्म करेगी उसके बेस पे बेटा जी यहाँ पे ये मीजोसोम्स दो प्रकार के होते हैं बेटा जी। एक मीजोसोम का नाम होता है बेटा जी सेप्टल मीजोसोम, और एक का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे आपका लेटरल मीजोसोम। एक का नाम क्या होता है यहाँ पे लेटरल मीजोसोम, एक का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे आपका सेप्टल। तो जरा मैं वर्ड को समझाता हूँ यहाँ पे, इन शेप को हटा रहा हूँ बेटा जी यहाँ से, आपका हम अपने काम की बात को समझते हैं। मैंने कहा लेटरल साइड में ऐसी इनफोल्डिंग हो रही है, उस लेटरल साइड वाली इनफोल्डिंग का नाम रखा बेटा जी यहाँ पे लेटरल मीजोसोम। अब इसके बारे में समझना बेटा जी, सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने कहा ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है। क्यों एक्टिव है? क्योंकि मैं कहूंगा ये जो इनफोल्डिंग है बनी,
इस इनफोल्डिंग के अंदर यहाँ पे बेटा जी स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम कैसे हैं बेटा जी? यहाँ पे इट कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम। मतलब क्या इस बात का? आप लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास में, सर हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पढ़ा है बेटा ये वर्ड कि सर हमारा एक तो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कहां पे होता है? हमारे साइटोप्लाज्म में हो जाता है। हम अगर अपनी सेल की बात करें साइटोप्लाज्म में हो जाता है। और सर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। याद आ रहा होगा आपके वर्ड, वही वर्ड मैं दोहरा रहा हूं बेटा जी। यहाँ पे मीजोसोम में जो अंदर इनफोल्डिंग होकर स्ट्रक्चर बना है बेटा जी, यहाँ पे इसके अंदर इंक्लोज होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम। और अगर रेस्पिरेटरी एंजाइम है तो क्या करेंगे बेटा जी? यहाँ पे दी हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की करेंसी क्या है बेटा जी? यहाँ पे एटीपी। तो मैं कहूंगा दी हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एटीपी की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक बात है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके थ्रू जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। मैंने वर्ड बोला बेटा जी, जो माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है। उसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा जी आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से बेटा जी क्या बनती है? एटीपी बनती है। इससे क्या बनती है? एटीपी बनती है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होती है रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट, और साथ में क्या है आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मॉलिक्यूल बैठे, तो वहां पे क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो मैं दो वर्ड बोलूंगा बेटा जी यहाँ पे, इट कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मॉलिक्यूल। ठीक है। सो मैं क्या कह दूं बेटा जी, लेटरल मीजोसोम हेल्प इन एटीपी फॉर्मेशन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनती, एनर्जी बनती है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है बेटा जी? रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मॉलिक्यूल होते हैं जिनके थ्रू एटीपी बनती है। ये हमारे यूकैरियोटिक सेल का फीचर है। बट आपने कहा सर माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल। मैंने कहा बिल्कुल भाई एब्सेंट है, बट ये मेम्ब्रेन ही अंदर के साइड में ऐसे इनफोल्डिंग करके ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, उस स्ट्रक्चर में ये सब चीज बैठी हुई है। तो मैं एक लाइन बोल सकता हूं बेटा जी यहाँ पे, द लेटरल मीजोसोम इज नोन एज powerhouse of prokaryotic cell and also known as mitochondria of prokaryotic cell। ये क्वेश्चन बन गया आपके लिए बेटा जी, नीट के लिए क्वेश्चन तैयार हो गया आपके लिए। नीट में आएगा क्वेश्चन, आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, नेम द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का माइटोकॉन्ड्रिया कौन है? प्रोकैरियोटिक सेल का पावर हाउस कौन है? तो क्या कहोगे? लेटरल मीजोसोम। या ये नाम तो मैंने आपको स्पेशलाइज कर दिए यहाँ पे दो वाले, बट आपको फिलहाल सिंपल सा समझ बनाया बेटा जी यहाँ पे मीजोसोम। हम एक वर्ड बोल सकते हैं, मीजोसोम ही क्या है बेटा जी यहाँ पे? पावर हाउस ऑफ द सेल। मीजोसोम क्या है बेटा यहाँ पे? पावर हाउस ऑफ सेल। भाई ये टाइप है ना मीजोसोम की, तो दो टाइप पढ़ाऊंगा यहाँ बेटा जी। तो टाइप को हमारा कोई मेनली मीजोसोम के तो फंक्शन है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था सेल में बीन इन्वॉल्वड इन द रेस्पिरेशन, लिखा था ना बच्चा सेल में के फंक्शन, तो वही तो मैं समझाया आपको कि कैसे, बिकॉज वो ऐसा स्ट्रक्चर बना के वहां पे इनफोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अगले वर्ड को समझना बेटा जी। यहाँ पे साथ में ऐसे एंजाइम भी होते हैं दैट हेल्प इन द लिपिड सिंथेसिस। इसके पास ऐसे भी एंजाइम यहाँ पे होते हैं जो हेल्प करते हैं लिपिड के सिंथेसिस में। तो मैं कहूंगा वो पावर हाउस ऑफ द सेल भी है, तो साथ में हेल्प करेगा किसमें? लिपिड के सिंथेसिस में। ये सब फंक्शन है बेटा जी लेटरल मीजोसोम की, आप कह सकते हो वन ऑफ द, हमने मीजोसोम को खत्म कर दिया बेटा जी। ठीक है, चलिए अगले वर्ड में आते हैं। अब पॉइंट आता है सर ये तो हमारा हो गया लेटरल मीजोसोम। अब आपने यहाँ पे लिखा सेप्टल मीजोसोम, ये क्या है? तो इसके फंक्शन को समझिएगा बेटा जी। मैंने यहां पे जो बनाया ये है बेटा जी
सेप्टल मेसोसोम, ये था बेटा जी हमारा यहाँ पे लेटरल मेसोसोम। ठीक है, अब जरा वर्ड को समझो। आप लोग ऐसे कहते हैं सर प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें जो डीएनए होता है वो निक्ड होता है, और डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोइड की फॉर्म में ऐसे सेल के अंदर बैठा हुआ है। न्यूक्लियोइड क्या है ये हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे चीजों को, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये डीएनए है जो इस तरह से पढ़ जाएंगे। तो डीएनए जो होता है वो कभी भी साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में नहीं होता है, ये हमेशा सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ द मेसोसोम। तो मैं कहता हूं एक्चुअली क्या होता है, ये मेसोसोम ऐसे इन्वेजिनेट होता है और उसके साथ में हमेशा कनेक्ट होता है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे सेप्टल मेसोसोम का पहला काम क्या है, तो मैं कहूंगा इट अटैच दी न्यूक्लियोइड विद सेल मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियोइड को क्या कर रही है, सेल मेम्ब्रेन से अटैच कर रही है। जब एक सेल अपने आप को डिवाइड करती है, सेल अपने आप को डिवाइड करती है, तो मैं कहूंगी डीएनए भी तो अपने आप को क्या करेगा, डबल करेगा, ताकि दोनों सेल में ट्रांसफर हो सके। तो हम ये कहते हैं इट हेल्प इन डीएनए replication and provide attachment site to the replicated one's DNA। मतलब यहां पे जब डीएनए रेप्लिकेट होगा तो जो दो कॉपी बनेगी, तो जरा स्ट्रक्चर को समझना बेटा जी, ये डीएनए जब अपनी कॉपी बनाएगा, कॉपी बनाने वाले प्रोसेस का नाम है रेप्लिकेशन। तो मैं कहूंगा इस तरह से दो कॉपी बन गई। तुम दोनों कॉपियों को अटैचमेंट साइट किसने प्रोवाइड की बेटा जी, यहाँ पे सेप्टल के साथ वैसे अटैच रहेगी। अब आपको इससे क्या फायदा, मैं कहूंगा इससे फायदा क्या है बेटा जी, अब जब सेल को डिवाइड होना है तो क्या होगा, ये जो मेसोसोम बीच का है बेटा जी, ये ऐसे इन्वेजिनेट हो जाएगा। और मैं कहूंगा इस तरह से वो सेप्टा फॉर्मेशन करके सेल के डिवीजन में क्या करेगा बेटा जी, हेल्प करेगा। तो मैं अगला पॉइंट बोलूंगा बेटा जी यहां पे, इट हेल्प इन सेल डिवीजन बाय फॉर्मिंग सेप्टा। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, आसान आसान की बातें समझा रहा हूं, कुछ बड़ी चीज है ही नहीं, यहाँ पे खत्म हो गया मेसोसोम। छोटा सा बात क्या है जरा समझो यहाँ पे, मेसोसोम क्या है, दीज आर द इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और वो इनफोल्ड होती है कैसे होती है, वो तीन तरीके से अपनी इनफोल्ड होते हैं बेटा जी, या तो वो वेसिकल की फॉर्म में होती है, या फिर वो ट्यूब्यूल की फॉर्म में होती है, या फिर वो लेमिकल की फॉर्म में इनफोल्ड होती है। ठीक है, अब वो इनफोल्डिंग होकर दो उसके अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, एक को हम बोलते हैं सेप्टल, एक को हम बोलते हैं लेटरल, क्योंकि दोनों के फंक्शन यहाँ पे अलग अलग है। जो लेटरल साइड में जो मेसोसोम बनते हैं, इनफोल्डिंग बनती है, उसके पास स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मेनली इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ द एटीपी, कि फूड का एरोबिक रेस्पिरेशन और एनर्जी बने सेल के लिए। बैक्टीरिया को जो डिफरेंट काम करने उनके लिए एनर्जी बने, तो मैं कहूंगा वो भैया जी काम कर रहे हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, वो काम कर रहा है जी माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, और वहां पे वो लिपिड बनाने का काम भी करता है। ये सब काम हो गए लेटरल वाले मेसोसोम के। पर एक मेसोसोम और है, वो ये सब काम नहीं करता, उसके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम नहीं है। फिर उसके पास क्या है, मैं कहूंगा भाई वो क्या करता है, जो डीएनए बैठा वो डीएनए को अपने साथ अटैच करके रखता है। पहला काम डीएनए अटैच कर, क्यों कर अटैच, मैं कहूंगा इसलिए अटैच कर रहा है ताकि जब भी डीएनए अपनी कॉपी बनाए, कॉपी बनाने वाले मेथड का नाम क्या है बेटा, रेप्लिकेशन। जब भी डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा, जो दो कॉपी बनेगी उन दोनों को अपने साथ वो अटैच कर लेगा अलग अलग। मैंने दिखाया आपको दोनों को अपने साथ क्या कर अटैच कर रहा है। तो मैंने कहूंगा इट प्रोवाइड द अटैचमेंट साइट टू द रेप्लिकेट वन डीएनए। जो रेप्लिकेट होने के बाद जो डीएनए बने उनको दोनों को वो अटैचमेंट साइट दे रहा था कि दोनों बंधे रहे इससे। उससे क्या फायदा हो रहा है, मैं कहूंगा उससे ये फायदा हो रहा है भाई, जब सेल डिवाइड होगा तो मैं कहूंगा यही भी जो सम ऐसे अंदर इन्वेजिनेट कर जाएगा। ये अंदर अगर इन्वेजिनेट कर जाएगा तो दोनों का सेल का साइटोप्लाज्म देखिए डिवाइड हो गया। साइटोप्लाज्म अगर डिवाइड हो गया तो मैं कहूंगा अब यहाँ पे एक नई सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी, सेल वॉल बन जाएगी, ये अलग हो जाएगी। मैं कहूंगा एक ही बैक्टीरिया की सेल क्या हो जाएगी, यहाँ पे दो बैक्टीरिया की सेल में डिवाइड हो जाएगी। एक ही बैक्टीरिया की सेल दो बैक्टीरिया सेल में डिवाइड। और मेरे भाई देखो ना, सेल मेम्ब्रेन ऐसे इन्वेजिनेट होकर क्या बना था,
सेप्टल मीजोसोम। अब अगर इस सेल मेम्ब्रेन आर पार निकल गई तो मैं क्या कहूंगा, अब ये सेल अलग हो गई, ये सेल अलग हो गई। इस सेल के बाहर आपने अभी कहा था ये also सेल मेम्ब्रेन also help in the cell wall formation। तो क्या हो गया बेटा जी, ये इस साइड में क्या बना लेगा सेल वॉल, ये इस साइड में क्या बना लेगा सेल वॉल। तो मैं कहूंगा एक ही वेक्टर क्या हो गया, यहाँ पे दो वेक्टर में डिवाइड हो गया और इस सेल वॉल टूट जाएगा। मैं कहूंगा एक वेक्टर के अंदर वेक्टर बन गए, यहाँ पे दो वेक्टर बन गए, तो हेल्प इन द रिप्रोडक्शन। तो सिंपल सी बात को समझिएगा, मीजोसोम ने यहाँ पे चार काम किए। पहला काम क्या किया, इट अटैच द, मीजोसोम बोल रहा हूँ, मीजोसोम दोनों की मिला के बोलूंगा बेटा जी। तो मैंने कहा मीजोसोम ने पहला काम किया, प्रोवाइड द, it attach the nucleus to the cell membrane। पहला, it provide the attachment site to the nucleus for the replication। थर्ड मैंने कहा बेटा जी, it forms septa during the cell division। फोर्थ मैंने कहा बेटा जी, it contain the respiratory enzyme and help in ATP production, so known as powerhouse of the prokaryotic cell। तो मैंने बेटा क्या क्या समझा दिया आपको यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं मैंने बता दिया आपको, मीजोसोम क्या होता है बता दिया बेटा जी। मैंने यहाँ पे ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होती है, लाइसोसोम के बराबर बेटा बता दिया मैंने आपको। यहाँ पे सेल वॉल की पूरी कंपोजिशन मैंने आपको समझा दी बेटा जी यहाँ पे, और ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है मैंने समझा दिया आपको यहाँ पे। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल हमने बाहर से पूरी कवर अप कर ली। बट आपको बता दो बेटा जी, ये सेल मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन जो हुआ उसका सिर्फ एक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है बेटा जी यहाँ पे, मीजोसोम। अभी एक स्ट्रक्चर और पढ़ेंगे, बट आपको ज्यादा बोर नहीं करते बिकॉज लंबा लेक्चर हो गया, तो आप लोग थोड़ा बोर हो जाएंगे, ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा तो चलेगा, हम लेक्चर को यही रोकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज आप वीडियो देखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा अपने अच्छे से। डाउट है तो प्लीज मुझसे बताइएगा कि सर यहाँ डाउट आ रहा है। थैंक यू।